इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त दो बहुत बड़े मुद्दों में फंसे हुए हैं। एक है हमास का पूरी तरह से खात्मा करने की उनकी कसम और दूसरा है बंधकों की रिहाई। और इन दोनों मोर्चों पर इजराइल की सेना अब तक के फेल ही साबित हुई है। लेकिन नेतन्याहू के लिए ये एक सबसे बड़ा झटका मोसाद की एक यूनिट बनकर सामने आई है। इस खुफिया यूनिट के बारे में जानकर पूरा इजराइल भी हैरान है। याद कीजिए 7 अक्टूबर का यह हमला। हमास ने घेर कर मारा। इजराइल में घुस कर मारा। लेकिन यह सब कुछ हुआ कैसे? इजराइल से एक रिपोर्ट तूफान बनकर आई है। इस रिपोर्ट ने इजराइल के हमास के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को बहुत बड़े शक के घेरे में डाल दिया है। कहा जा रहा है कि मोसाद में हमास का एजेंट घुस चुका है। इस खबर ने बड़ा बवाल मचा दिया है। जितना बारूद गाजा पर नहीं गिरा, उतनी आग इस रिपोर्ट में है। क्या नेतन्याहू को सबसे बड़ा धोखा मिला? क्या मोसाद ने ही इजराइल को फंसा दिया? क्या है यूनिट नंबर 8200? क्या इस यूनिट में हमास का एजेंट घुसपैठ कर चुका है? यूनिट 8200 इजराइल में सिग्नल इंटेलिजेंस की बहुत ही खुफिया यूनिट है। इस यूनिट को लेकर इजरायली मीडिया की ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 6 अक्टूबर 2023 की रात को बड़ी गड़बड़ी सामने आई और यह सुबह 5 बजे ठीक की जा सकी। लेकिन तब तक हमास के आत्मघाती दस्ते इजराइल में दाखिल हो चुके थे। इजराइल का सुरक्षा कवच टूट चुका था। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सब कुछ पहले से तय था? यानी हमास के खूनी दस्तों को इजराइल में दाखिल कराने के लिए यूनिट नंबर 8200 को कुछ घंटों के लिए जानबूझकर नाकाम किया गया। मोसाद की यूनिट नंबर 8200 के पास जिम्मेदारी बड़ी है। यह यूनिट इजराइल के दुश्मनों की टोह लेती है। यह उनके फोन कॉल से लेकर बाकी कम्युनिकेशन पर नजर रखती है। दुनिया में इजराइल के हर दूतावास में मोसाद की यूनिट नंबर 8200 एक्टिव रहती है। इनके पास संचार के आधुनिक साधन है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे अमेरिका भी इस्तेमाल करता है। लेकिन 7 अक्टूबर को यूनिट नंबर 8200 कई घंटों के लिए निष्क्रिय हो गई थी और फिर हुआ हमास का हमला। המלחמה הקשה נכפתה עלינו על ידי אויב מתועב ורצחני. המלחמה הקשה נכפתה עלינו על ידי אויב מתועב ורצחני. 7 अक्टूबर को हुए अटैक ने इजराइल के साथ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। फिर 8 महीने तक गाजा पर नॉनस्टॉप बमबारी, 37,000 लोगों की मौत, गाजा का जर्रा जर्रा बिखर गया। अक्टूबर 2023 के बाद मई 2024 भी बीता, जून भी खत्म हो जाएगा और अब भी 120 बंधक हमास के कब्जे से नहीं छोड़ा पाया है इजराइल। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के नाकाम होने की यह पहली कोई बात नहीं है। 7 अक्टूबर के हमले के फौरन बाद ही इसका पता चलने लगा था। पश्चिमी मीडिया में खबर छपी कि 7 अक्टूबर को हुए हमले से पहले मोसाद से जुड़े बड़े अधिकारियों को हमास के हमले को लेकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी गई थी। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट ने न सिर्फ इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया, बल्कि मोसाद के बड़े अफसरों ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अब खारिज करने का मतलब क्या है? क्या मोसाद का कोई बड़ा अधिकारी हमास से मिल गया था? क्या मोसाद के अंदर हमास का स्लीपर सेल बन चुका है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी हमास के लिए डबल एजेंट बन गए हैं? 7 अक्टूबर को लेकर इजराइल में बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके जवाब जब तक नहीं मिलेंगे बहुत सी गलतफहमियां बनी रहेंगी।
इसमें कोई शक नहीं कि 7 अक्टूबर को हुआ हमला मोसाद की सबसे बड़ी नाकामी रही। पूरी दुनिया ने इजरायल के सुरक्षा चक्र को ढहते हुए देखा और अब मोसाद पर ऐसी उंगलियां उठ रही हैं जिससे ये बात साफ हो रही है कि 7 अक्टूबर को हुआ हमास का हमला एक तरह से होने दिया गया। इस बात में कोई शक नहीं कि इजरायल की सबसे हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पूरी तरह से फेल हो गई। हमास ने जब 7 अक्टूबर को खुल्लम खुल्ला इजरायल पर हमला किया तो उसने 1200 इजरायली नागरिकों की हत्याएं की और साथ में करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया। Hamas, in a remarkable act of creativity, burst through the borders of Gaza and seems to have taken a number of Israelis hostage. They've never really done that before. This is unprecedented, and in some ways, from the Hamas perspective, they've done in 2023 what Egypt did in 1973. 7 अक्टूबर का हमला वाकई बहुत खतरनाक था। इजरायल चंद घंटों तक समझ ही नहीं पाया कि आखिर क्या हो गया, किसने हमला किया, किसने मारा, किसे अगवा किया गया और कौन कहां से आकर कहां लौट गया। इजरायल का पूरा सुरक्षा अमला अंधेरे में रहा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब मोसाद के बड़े अफसर को बताया गया कि हमास की तरफ से बड़े हमले का खतरा है तो उसका जवाब था कि ये सिर्फ ख्याली बातें हैं। हमास को लेकर जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें गाजा से लगी दीवार और बाढ़ के आसपास की वीडियो रिकॉर्डिंग थी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस थी, लेकिन एक तरह से उसने सभी रिपोर्ट डस्टबिन में फेंक दी। ये सब बातें इजरायल के दक्षिणी कमान से जुड़े मोसाद के बड़े अफसर को बताई गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस अफसर को बहुत ही खुफिया तरीके से सभी चेतावनी दी गई थी कि हमास बॉर्डर पोस्ट को उड़ाने की तैयारी कर रहा है और ऐसा हमला कई जगह हो सकता है, लेकिन उस अफसर का रवैया ऐसा रहा जैसे ये रिपोर्ट कूड़ेदान में डालने लायक है। मोसाद को जो खुफिया रिपोर्ट मिली थी उसमें इजरायल के कुछ ठिकानों का भी नाम था जहां हमास हमला करना चाहता था और 7 अक्टूबर को ऐसा हुआ भी। हमास ने कई जगह हमला किया, खुलकर गोलियां चलाई, बहुत से लोगों को मार डाला। ये सब बातें मोसाद के उस अफसर को बताई गई थी, लेकिन उसने एक भी रिपोर्ट को लेकर यकीन नहीं किया और हमास के खतरे को एक तरह से जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। इजरायल की यूनिट नंबर 8200 ने मोसाद के अफसरों तक जो रिपोर्ट पहुंचाई उसमें हमास के कैडर के बारे में भी बहुत कुछ बातें बताई गई हैं। ये सब बातें हमास को यूनिट नंबर 8200 से पता चली। यूनिट नंबर 8200 मोसाद के इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा है जो हमास के लोकल नेटवर्क पर नजर रखती है। It's unclear exactly why it happened at this time. It's certainly ironic that it happened on the 50th anniversary of the last time the Israelis were caught unawares. In the 1973 war, there was an Egyptian attack. It ended up with the recapture of Sinai. Israelis were feeling pretty good about where they've been in the last 50 years. सात अक्टूबर के हमले को 1973 में हुए हमले के बाद सबसे खतरनाक अटैक बताया गया है। 1973 में यौम किपुर के दिन, जो यहूदी धर्म में पवित्र दिन माना जाता है, उस दिन सीरिया और मिस्र की फौज ने हमला करके इजरायल को चौंका दिया था। 7 अक्टूबर को भी यही हुआ था। इजरायल फिर चारों खाने चित हो गया। उसके बाद इजरायल की बमबारी से जो भी हुआ हो, चाहे उसने गाजा को पूरी तरह मिटाने वाली बमबारी की हो, लेकिन सच यही है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की हैसियत पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है। हमास के हमले के खतरे को ख्याली बातें बताने वाले अफसर को लेकर कुछ और बातें पता चली हैं। इजरायल के एक सरकारी चैनल KAN की रिपोर्ट है कि हमास के हमले की ऐसी ही वार्निंग सैनिकों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी थी। वार्निंग में बताया गया कि हमले के दौरान विमान को गिराया जा सकता है और फिर हमास इजरायल में कई जगह अपने झंडे लगा देगा। मोसाद और इजरायली सेना के टॉप के अफसरों ने अगर ऐसी रिपोर्ट खारिज की तो सवाल उठना लाजमी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट खारिज के कई मतलब निकाले जा सकते हैं, कई सवाल खड़े होते हैं जिसका जवाब मोसाद को देना ही होगा। क्या मोसाद का वो बड़ा अधिकारी हमास से मिल गया था?
क्या मोसाद के अंदर हमास की एंट्री हो चुकी है? क्या मोसाद के अंदर हमास का स्लीपर सेल बन चुका है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी हमास के लिए डबल एजेंट बन गए हैं? ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इजरायल के लिए हमास हमेशा सबसे बड़ा खतरा माना गया है। और अगर मोसाद का कोई बड़ा अफसर बड़े हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लेकर कहे कि ये ख्याली बातें हैं, तो सवाल तो उठेंगे। כוחות צה"ל מתמקדים בהכרעה של הזרוע הצבאית של החמאס. מתמקדים בפירוק חטיבת רפיח מיכולותיה. הכוחות בשטח הורגים כל יום בלחימה מחבלים רבים, משמידים אמצעי לחימה, משגרים ורקטות, ובכך מונעים את היכולת של חמאס לחזור ולפעול כנגד אזרחי מדינת ישראל, כפי שקרה ב7 באוקטובר. अब गाजा में युद्ध के बीच मोसाद को फैसला करना है कि वो ऐसी नाकामी और ऐसी लापरवाही से कैसे निपटता है। इस वक्त इजरायल की सेना सीज फायर के अटकलों के बीच गाजा में लड़ाई लड़ रही है और भारी नुकसान उठा रही है। उसे हमास की तरफ से बड़े हमले झेलने पड़ रहे हैं। हमास के एंटी टैंक दस्तों ने इजरायल की टैंक फोर्स का जीना मुश्किल कर दिया है। हमास का दावा है कि वो इजरायल के 200 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को फोड़ चुका है और अब उसकी निगाह इजरायल के सॉफ्ट टारगेट्स पर है, यानी उसके सैनिकों की वो टोलियां जिन पर हमला करके हमास बड़ा स्कोर बनाना चाहता है। फिलहाल इजरायल के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गाजा से बुरी खबर न मिले और इस वक्त बंधकों की किसी भी तरह की रिहाई उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी रफ्तार पकड़ रही है। नेतन्याहू घरेलू मोर्चे पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनको यकीन था कि बंधकों की रिहाई के साथ राजनीतिक उथल-पुथल में उनकी राह आसान हो जाएगी, भ्रष्टाचार के आरोप कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह बाकी बचे 120 बंधकों को छुड़ाया जाए। नेतन्याहू हमास के डील पर राजी हो जाएं। I think a deal can always be reached. I know there are gaps, and obviously we're going to have gaps between the two nations and two proposals. I think the deal that we have on the table right now, Israel should take it. गाजा में नॉन स्टॉप बमबारी के साथ नेतन्याहू ने बहुत बड़ी उम्मीदें पाली हुई हैं। उनको लग रहा है कि इस वक्त हमास के सामने झुकना इजरायल की बड़ी हार साबित होगी और इसका राजनीतिक खामियाजा उन्हीं को उठाना पड़ेगा। He's going to show that he's a strong leader by leading a strong attack into Gaza. His critics on the right will say he's a weak leader for wanting to stop the attack on Gaza. His critics on the left will say he's a weak leader because he was napping when he should have been preparing for this assault. So in the near term, Netanyahu is going to appear very strong. In the longer term, Netanyahu is going to be attacked on his right and on his left. But frankly, Netanyahu has been attacked on his right and his left for his entire career. And that doesn't really faze him. That's just the nature of life. Netanyahu is fighting for his political survival as he always does. नेतन्याहू को बहुत जल्दी बड़े फैसले लेने होंगे और इसमें मोसाद में उठा पटक भी शामिल रहेगी। 7 अक्टूबर को जो डेंट मोसाद की इमेज को लगा है, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इजरायल के इंटेलिजेंस नेटवर्क में हमास की एंट्री हो चुकी है, तो समझ लीजिए कि नेतन्याहू को फिर बहुत बड़े हमले का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हुआ हमला तो सिर्फ शुरुआत कहा जाएगा। इजरायल की सबसे बड़ी ताकत उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरह से खत्म माना जाएगा और इसी से जुड़ी है इजरायल की पूरी सिक्योरिटी, जिसमें घुसपैठ का मतलब नेतन्याहू से बेहतर कौन जानता है। इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस गाजा पर है, इजरायल पर है, हमास के अगले कदम पर है और साथ में नेतन्याहू के फैसलों पर है। इस युद्ध में अगले कुछ दिन बहुत अहम होने जा रहे हैं। गाजा में हमास ने इजराइल को बहुत बड़ा झटका दिया है। उसके एक ही हमले में इजराइल के 8 सैनिक मारे गए हैं। हमास का दावा है कि अब 8 महीने में उसने इजराइल के 200 से भी ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दिया है। मेलोनी ने नेतन्याहू से साफ कह दिया है कि गाजा में इजराइल अब पूरी तरह फंस चुका है। मार दिए 8 सैनिक,
हमास के जाल में इजराइल। पिछले 100 दिनों से इजरायली सैनिक यही समझने की कोशिश में जुटे हैं कि लगभग तबाह हो चुका हमास उन पर हमले कैसे कर रहा है और इतने ज्यादा इजरायली सैनिक गाजा में क्यों मारे जा रहे हैं। रफा, खान यूनुस, दक्षिणी गाजा, जबालिया कैंप के पास जिस तरह से हमास के लड़ाके चुन चुन कर इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं, उसकी वजह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। हमास के लड़ाकों का सबसे ताजा और भीषण हमला एक बार फिर से रफा में हुआ है, जिसमें इजरायल के 8 सैनिक मौके पर ही मारे गए हैं। हमास का यह हमला इतना घातक और भीषण था कि इजरायली सैनिकों को बचने का मौका तक नहीं मिला। हैरानी की बात तो यह है कि मारे गए इजरायल के 8 सैनिक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर में बैठे थे, जो खतरनाक धमाकों को सहन कर सकता था। लेकिन हमास ने इस बार इस तरह से हमला किया है। इजरायल के सभी 8 सैनिक नामेर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन में मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला कैसे हुआ, इसे आप जरा एनिमेशन से समझ लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रफा में जिस वक्त 8 सैनिकों वाली इजरायली टुकड़ी हमास के ठिकाने पर कब्जा करने जा रही थी, उसी वक्त इमारतों के मलबे के पीछे छिपे हमास के लड़ाकों ने इजरायल के बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर पर एंटी टैंक मिसाइल से बेहद पास से हमला किया। एंटी टैंक मिसाइल ने जैसे पलक झपकते ही इजरायली बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर की धज्जियां उड़ा दी। हमास की एंटी टैंक मिसाइल का धमाका इतना जबरदस्त और तेज था कि बख्तरबंद वाहन में बैठे इजरायल के 8 सैनिक मारे गए। इजरायल ये भी दावा कर रहा है कि हमास ने एंटी टैंक मिसाइल के साथ साथ घातक आईईडी धमाकों का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से नामेर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन तबाह हो गया और इजरायल के 8 सैनिक मारे गए। סרן וסים מחמוד, סגן מפקד פלוגה ו7 מלוחמיו נפלו לפנות בוקר במהלך התקפה על תל סולטן שברפיח. לשעות הבוקר המוקדמות गाजा जंग पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है। अमेरिका की बाइडेन सरकार बार बार पीएम नेतन्याहू से कह रही है कि गाजा जंग को अब रोक दो, लेकिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है चाहे जो हो जाए इजरायल तब तक जंग नहीं रोकेगा जब तक हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता है। 8 सैनिकों के मारे जाने के बाद भी नेतन्याहू के आक्रामक तेवर बने हुए हैं। בצער עמוק, באבל כבד, אני מרכין ראש יחד עם כל אזרחי ישראל ומבכה את נפילתם של לוחמינו הגיבורים. סגן מפקד פלוגה בגדוד ההנדסה, סרן וסים מחמוד, וחיילים גיבורים נוספים ששמם טרם הותר לפרסום. लेकिन जिस तरह से पिछले 100 दिन में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर हमले किए हैं, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यहां तक कि G7 की मीटिंग के दौरान इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कह दिया है कि इजरायल हमास के जाल में बुरी तरह से फंस गया। ऐसा लग रहा है जैसे इजरायल एक जाल में फंस रहा है। गाजा में हमास को इसे अलग थलग करना था। इजरायल के दोस्तों को इजरायल को स्पष्ट मदद देने की जरूरत है। उसकी सुरक्षा के लिए इजरायल के साथ इटली है। हम बिल्कुल यही कर रहे हैं। जनवरी 2024 के मध्य में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल ने गाजा में हमास की 2/3 लड़ाकू रेजिमेंटों को तबाह कर दिया है, लेकिन उन्होंने मारे गए लड़ाकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया। हालांकि युद्ध से पहले आईडीएफ के एक अनुमान में गाजा में हमास के लड़ाकों की संख्या करीब 30,000 बताई गई थी। टाइम्स ऑफ इजरायल ने 19 फरवरी 2024 को आईडीएफ के हवाले से खबर दी, हमास के 15,000 लड़ाके मारे गए थे। युद्ध शुरू होने के बाद के आंकड़े बताते हैं कि गाजा पट्टी में मारे गए लोगों में कम से कम 70% महिलाएं और बच्चे हैं। शायद यही वजह है कि पूरा गाजा और वहां के लोग नरक जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। फिलिस्तीनी अभी भी हमास का साथ दे रहे हैं। जरा देखिए, हमास 250 दिन के बाद भी गाजा में इजरायली सेना के सामने क्यों टिका पड़ा है। फिलिस्तीनियों पर किए गए एक सर्वे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने साफ कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास ने जो हमला किया था वो बिल्कुल ठीक है और हम इस हमले से खुश हैं। जरा देखिए क्या है सर्वे की रिपोर्ट।
रिपोर्ट। 8 महीने से ज्यादा की जंग के बाद भी हमास का समर्थन ना तो गाजा में कम हुआ है और ना ही वेस्ट बैंक में। फिलिस्तीनी सेंटर फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च यानी PCPSR ने एक नया जनमत सर्वेक्षण किया है जिसने दुनिया को हैरान किया है। फिलिस्तीनी सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में 2/3 फिलिस्तीन पर सर्वे किया है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में 2/3 फिलिस्तीनियों से सर्वे में पूछा गया कि क्या वो 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के हमलों को सही मानते हैं। इस पर 67% फिलिस्तीनियों ने दो टूक कहा कि वो 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमलों के लिए हमास का समर्थन करते हैं। जिन फिलिस्तीनियों ने इजरायल पर 7 अक्टूबर के हमले का समर्थन किया है उनमें से ज्यादातर वो फिलिस्तीनी हैं जिनके घर का कम से कम एक सदस्य मारा जा चुका है। वेस्ट बैंक में मौजूद 73% फिलिस्तीनियों ने 7 अक्टूबर के हमले का समर्थन किया है, जबकि गाजा के भीतर 57% फिलिस्तीनियों ने 7 अक्टूबर के हमले का समर्थन किया है। औसत के हिसाब से गाजा और वेस्ट बैंक में कुल 67% लोग आज भी 7 अक्टूबर के हमले के लिए हमास के लड़ाकों का समर्थन करने में जुटे हैं। 8 महीने की जंग में अब तक 37,300 के करीब फिलिस्तीनी इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। इजरायल ने मिस्र से सटी रफा क्रॉसिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया है ताकि हमास को हथियार न मिल पाए, लेकिन उसके बावजूद हमास के हमले रुके नहीं हैं, बल्कि अब ज्यादा घातक और सटीक हो गए हैं। 90% हमास की सुरंगें तबाह करने का दावा करने वाली इजरायली सेना अभी भी हमास के सुरंगों के जाल में फंस रही है। इसकी वजह है अब हमास के पास सबसे माहिर और घातक लड़ाके बचे हैं जो या तो मर जाएंगे या फिर इजरायली सेना को मारते रहेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं इस वक्त दक्षिणी गाजा और सेंट्रल गाजा और रफा में हमास के कौन कौन से लड़ाके जंग कर रहे हैं। इजरायली सेना इस वक्त रफा में हमास की आखिरी ब्रिगेड को मारने में जुटी है। ऐसा दावा किया जाता है कि हमास की आखिरी ब्रिगेड में 10,000 हमास लड़ाके हैं, लेकिन हमास की यही आखिरी ब्रिगेड इजरायली सेना के लिए नासूर बन चुकी है। दावों के मुताबिक हमास की अल कसम ब्रिगेड, अल अक्सा शहीद ब्रिगेड और राष्ट्रीय प्रतिरोध ब्रिगेड ने आत्मघाती स्टाइल में हमले शुरू किए हैं। हमास की इस ब्रिगेड के पास रॉकेट से चलने वाले हैवी ग्रेनेड और घातक IED हैं, जिसके धमाके इजरायली सैनिक और उनके बख्तरबंद नहीं झेल पा रहे हैं। यहां तक कि हमास का दावा है कि उसने इजरायल के 13 से ज्यादा सबसे एडवांस मरकावा टैंक तबाह कर दिए हैं। इजरायली सेना पर पश्चिम रफा से भी हमले होने लगे हैं जो बहुत ज्यादा भीषण हैं। हमास के इन्हीं लड़ाकों ने ही इजरायली सेना की 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड नामेर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन को उड़ाया है, जिसमें इजरायल के 8 सैनिक मारे गए हैं। هذا العيد هو عيد يمكن يمر على شعبنا الفلسطيني في ظروف قاسية جدا، لا أضاحي. الوضع في قطاع غزة وضع اقتصادي وعلى جميع النواحي وضع صعب. اليوم بعد أكثر الشهر التاسع أكثر من 37,000 شهيد وأكثر من 87,000 جريح، ومئات آلاف المنازل دمرت. يعيش شعبنا في ظروف صعبة. 250 दिन से जंग नहीं मार पाए 4 टॉप कमांडर। इधर हमास के लड़ाके नए सिरे और नए तरीकों से हमले करने में जुटे हैं। हमास की सुरंगों का नेटवर्क अभी भी मौजूद है जहां से हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि 250 दिन की जंग के बाद भी हमास अभी तक इजरायल के सामने घुटने क्यों नहीं टेक पा रहा। इसके पीछे हमास के वो नेता हैं जो आखिरी सांस तक इजरायल से जंग करने पर आमादा है। हमास के जिंदा 4 टॉप कमांडरों की वजह से गाजा युद्ध लगातार 200 दिन से चल रहा है। हमास का शीर्ष नेता इस्माइल हानिया है जो अभी तक जिंदा है। दूसरे नंबर पर याया सिनवार है जिसे खान यूनुस का कसाई कहा जाता है, जो सुरंग युद्ध में बेहद माहिर है, वो अभी तक जिंदा है। तीसरे नंबर पर मोहम्मद देईफ है जो हमास आंदोलन की सैन्य शाखा ईस अल दीन अल कसम ब्रिगेड का चीफ है और अभी तक जिंदा है। और चौथा है हमास का नेता खालिद मेशाल जो हमास की विदेश में राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख है, जो जिंदा है।
और अब रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को लड़ाकू जेट चाहिए और जेलेंस्की की ये डिमांड पूरी करने वाले अब पुतिन के टारगेट पर आ चुके हैं। और इसी में एक नया नाम फ्रांस का भी है। फ्रांस को पुतिन की तरफ से खतरनाक वार्निंग मिली है और अब पूरे यूरोप को लग रहा है कि बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। सात जून को हुई इस मीटिंग ने साबित कर दिया कि यूक्रेन रूस को आसमानी टक्कर देता रहेगा। ज़ेलेंस्की मैक्रो ऐसे मिले जैसे रूस से लड़ाई लड़ने के लिए अब फ्रांस पूरी तरह तैयार है। इस मुलाकात में ज़ेलेंस्की की नजर हथियारों पर रही और मैक्रो की नजर पुतिन की फौज पर। इस मीटिंग ने साबित कर दिया कि यूक्रेन को अब F-16 के साथ साथ फ्रांस का फाइटर मिराज 2000 भी मिलेगा। इसकी गारंटी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दी है। मिराज 2000 यानी वो लड़ाकू विमान जो राफेल से पहले फ्रांस का टॉप फाइटर जेट माना गया, अब यही फाइटर यूक्रेन के पास आएगा और रूस के सुखोई विमानों से टक्कर लेगा। इस वक्त यूक्रेन को जो फाइटर जेट मिलना पक्का हो चुका है, पहला है F-16 और दूसरा है मिराज 2000। दोनों ही नाटो के जबरदस्त फाइटर हैं और इसमें कोई शक नहीं कि रूस को टक्कर देने की गारंटी माने जा रहे हैं। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये ना सिर्फ रूस के फाइटर जेट्स का सामना कर सकता है, बल्कि रूस के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ज़ेलेंस्की इन विमानों को स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे। फ्रांस जानता है कि वो यूक्रेन की मदद करके रूस को नाराज कर रहा है, लेकिन मैक्रो ने यह खतरा उठा लिया है। pour l'aider aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire. Elle sait aussi que la Charte des Nations Unies et l'intégration européenne, qui ont précisément été inspirées par le combat qu'ont livré les Alliés il y a 8 décennies, seront toujours notre plus sûre boussole. यूक्रेन को मिल रहे फाइटर जेट वाले तोपों को देखकर पुतिन बहुत गुस्सा है और वो बार बार बता रहे हैं कि नाटो रेड लाइन को क्रॉस ना करे, क्योंकि अगर लक्ष्मण रेखा को पार किया गया तो रूस ऐसी सजा देगा जिसके धमाके की गूंज लंदन और वॉशिंगटन डीसी तक सुनाई देगी। फिलहाल रूस की नई वार्निंग फ्रांस के लिए आई है और ये साफ साफ मिराज 2000 जेट को लेकर है। Любое представление о помощи в сторону подрыва ситуации. Ну и, конечно, приближая вероятность прямого столкновения с нашей страной. А это чревато непредсказуемыми последствиями для безопасности уже не только в Европе, но и мире. मिराज एक डेल्टा विंग वाला फाइटर जेट है। जो वर्जन यूक्रेन को मिलने जा रहा है वही वर्जन वाला मिराज भारत के पास भी है। मिराज फाइटर कौन से हथियार फायर करेगा, इस बारे में ज़ेलेंस्की को बताया गया है। इसमें यह हैमर बम भी है जो स्पेशल किट की वजह से 70 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन पर फटता है। ज़ेलेंस्की बार बार पूछते रहे हैं कि पुतिन के हवाई हमलों से यूक्रेन को कौन बचाएगा। पुतिन के मिसाइल अटैक का जवाब कौन देगा? पुतिन की फौज को उनके घर में घुसकर कौन मारेगा? इसीलिए ज़ेलेंस्की को यह भी चाहिए यूरोफाइटर। ज़ेलेंस्की ने इसकी भी डिमांड की है, मिराज 2000, और ये वाला जहाज तो ज़ेलेंस्की को जरूर चाहिए, F-16। ये बात साफ है कि यूक्रेन को बचाने से ज्यादा ज़ेलेंस्की रूस पर हमले के लिए बेकरार है
और अब इसमें फ्रांस भी उनकी मदद को आगे आ गया है। Англосаксы откровенно подстрекают киевский режим к совершению варварских терактов. Судя по всему, разрушений им мало. Они требуют от киевского режима еще. Они поощряют впрямую наносить удары в глубине России. И даже этого им мало. Теперь в Вашингтоне и Лондоне взялись за планирование масштабных диверсий. मिराज और F-16 जैसे फाइटर जेट मिल जाएं तो ज़ेलेंस्की डॉनबास में रूस के ठिकानों तक ही नहीं बल्कि मॉस्को में पुतिन के हेडक्वार्टर यानी क्रेमलिन तक हमला करेंगे। ये ताकत हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की ने बहुत पापड़ बेले हैं। ज़ेलेंस्की का मिशन फाइटर जेट शुरू हो गया है, जिसे यूरोप और अमेरिका में ज़ेलेंस्की की फाइटर जेट डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने मिराज और F-16 फाइटर जेट को लेकर 5 फायदे बताए हैं। इसमें यूक्रेन की जरूरत से लेकर अमेरिका को लालच और ऐसे वादे भी हैं जिन पर यकीन करना बाइडेन के लिए दो धारी चाकू पकड़ने जैसा है। पहली वजह, यूक्रेन अगर F-16 से लड़ेगा तो वो रूस के सभी हमलों को रोकने में कामयाब रहेगा, यानी उसका स्ट्राइक रेट 100% हो जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि अभी तक वो रूस की तरफ से हो रहे 75% हवाई हमलों को रोकने में कामयाब हो रहा है, लेकिन मिराज और F-16 मिलने से बाकी 25% की भरपाई भी हो जाएगी, क्योंकि तब ये जहाज नाटो से मिले एयर डिफेंस के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाकर काम करेगा। F-16 चुनने की दूसरी वजह, डॉग फाइट में ये जहाज रूस के विमानों पर भारी पड़ सकता है, ऐसा ज़ेलेंस्की का दावा है। जबकि सच ये है कि रूस के सुखोई 35 जैसे फाइटर जेट दुनिया के बेहतरीन डॉग फाइटर माने जाते हैं, यानी ये ऐसी कलाबाजियां खाते हैं कि इसके मुकाबले में दुश्मन का कोई फाइटर ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाता। लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि F-16 मिलेंगे तो रूस के लड़ाकू विमानों को गिराना आसान हो जाएगा। हालांकि अब तक नाटो को यह समझ में नहीं आ रहा है कि रूस से कैसे निपटा जाए। ज़ेलेंस्की भी परेशान है कि अगला हमला रूस कैसे करेगा और वो उसे कैसे रोक पाएंगे। अगर वो अमेरिका और उसके नाटो वाले साथियों से हथियार नहीं मांगेंगे तो यूक्रेन का पूरी तरह से ढह जाना बस कुछ दिनों की बात रह जाएगी। उनके सामने रूस के फाइटर जेट हैं जो आए दिन यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं। ज़ेलेंस्की इसी खतरे को खत्म करना चाहते हैं। इसमें चाहे पुतिन के फाइटर जेट हों या फिर पुतिन के अटैक हेलीकॉप्टर, रूस की एयर पावर 24 घंटे यूक्रेन पर खतरे की तरह मंडरा रही है। यही ताकत है जिसे दिखाकर पुतिन बार बार कह रहे हैं कि यूक्रेन को हथियार डालने पड़ेंगे, क्योंकि इससे कम में वो मानने वाले नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के अंदर बड़ा खौफ भरने के लिए एक नया प्लान तैयार हो चुका है और इसी लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की और अब कश्मीर में आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए पूरी एक नई रणनीति तैयार हो चुकी है। आतंक के सफाई का बिग प्लान। एक्शन मोड में आए डोभाल और ढुल्लू। पीर पंजाल में सेना ने बिछाया जाल। ऑपरेशन ऑल आउट एक्शन आज से शुरू। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का मंसूबा रखने वाले दहशतगर्दों की अब खैर नहीं है। आतंकियों के संहार का पूरा प्लान बनकर तैयार हो चुका है। दिल्ली में आतंक के खिलाफ ऐसा एक्शन प्लान तैयार हुआ है जिससे सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं की भी रूह कांप जाएगी। 2 राउंड में हुई हाई लेवल मीटिंग में आतंकियों के गढ़ में घुसकर उनके सफाई की रणनीति बनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। इस हाई लेवल मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, मनोनीत सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह,
जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन के साथ जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ IAS अधिकारी अटल डुल्लू भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुरक्षा के क्या हालात है, गृह मंत्री अमित शाह ने गहनता से उस बाबत समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए संबंधित एजेंसियों को, ताकि एक त्वरित कार्रवाई हो आतंकवाद को नस्तेनाबूद करने की और उनके इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के 2 राउंड में क्या क्या हुआ, अब इसे भी जानिए। सुबह 11 बजे से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस, टेरर फंडिंग को रोकने, LOC पर घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्लान तैयार हुआ है। वहीं दूसरे दौर की बैठक जो 2 बजे से शुरू हुई, उसमें अमरनाथ यात्रा, उसके दोनों मार्ग बालटाल और पहलगाम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ यात्रियों की सुविधा और दूसरे कई अहम मसलों पर मंथन हुआ है। रियासी, डोडा, कठुआ समेत जम्मू के 4 हिस्सों में एक के बाद एक करके आतंकी हमले हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट निर्देश संबंधित एजेंसियों को दिया है कि आतंकवादी विरोधी अभियान में तेजी लाई जाए, और यही नहीं, जो ओवरग्राउंड वर्कर है आतंकियों की मदद कर रहे हैं, जब वो भारत की सीमा में दाखिल होते हैं तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। 29 जून को जो अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, वह कैसे सुचारू रूप से संपन्न हो, गृह मंत्री का खास फोकस इस बात पर भी था। गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक का फोकस इस पोस्टर से साफ जाहिर होता है, जिसमें स्पेशल फोकस ऑन जम्मू रीजन लिखा है, क्योंकि दहशतगर्दों ने कश्मीर घाटी की बजाय जम्मू डिवीजन को टेरर लैंड बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जम्मू में आतंकी नेटवर्क मजबूत करने की नापाक साजिश बीते साल से जारी है, इसलिए अब सुरक्षा बलों ने जम्मू में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जैसे मिशन शुरू करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि साल 2012 से जम्मू और कश्मीर के रियासी में कभी आतंकवादी वारदात नहीं हुई। लेकिन बीते साल से जारी दहशतगर्दी के खेल में इसी महीने की 9 जून की तारीख को आतंकियों के अंत की डेडलाइन तय हो गई, क्योंकि 9 जून को पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए आतंकियों ने वैष्णो देवी के तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला कर 9 श्रद्धालुओं की जान ले ली। इस आतंकी वारदात में 41 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। रियासी अटैक के साथ जम्मू में अलग अलग आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 से आतंकवाद की 29 घटनाओं में कुल 42 जान गई। वहीं 1 जनवरी 2023 और 13 जून 2024 के बीच कश्मीर में सिर्फ 24 मौत दर्ज की गई। यानी पाकिस्तानी आतंकी आखाओं ने टेरर का टारगेट कश्मीर घाटी की बजाय जम्मू पर शिफ्ट कर दिया है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब भारतीय सुरक्षा बल एक्शन शुरू करने जा रहे हैं। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन को डबल बूस्टर डोज भी मिलने जा रहा है। वजह है NSA अजित डोभाल के साथ इस मिशन में अजय डुल्लू की मास्टर प्लानिंग। वॉर अगेंस्ट टेरर में अजित डोभाल के बड़े और सक्सेसफुल ऑपरेशन की कहानियां तो सब जानते हैं, लेकिन अटल डुल्लू के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अटल डुल्लू बीते 6 महीने से जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। खास बात यह है कि पिछले 6 महीने में जम्मू कश्मीर में कई परियोजनाओं को सफल बनाने में अटल डुल्लू का सबसे बड़ा रोल रहा है। अटल डुल्लू ने श्रीनगर मेट्रो कॉर्पोरेशन बिजली की परियोजनाएं, टूरिज्म की परियोजनाओं में अपने अनुभव का इस्तेमाल किया है। गृह मंत्री अमित शाह की बुलाई बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने सुरक्षा सुदृढ़ करने के साथ अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ करने की पुख्ता रणनीति पेश की है। अटल डुल्लू 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की नौकरशाही में अटल डुल्लू का बड़ा मुकाम है। अटल डुल्लू को साल 2013 में गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सार्वजनिक सेवा के लिए राज्य पुरस्कार मिल चुका है। 1996 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए उन्हें रजत पदक मिला है। दिसंबर 2023 में अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव का पद संभाला। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। कश्मीरी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अटल डुल्लू को कश्मीर में भी काम करने का खासा अनुभव है, लिहाजा भारत सरकार ये उम्मीद कर रही है कि उनके अनुभव से मोदी सरकार 3.0 का कश्मीर को लेकर जो विजन है वह सफलता को जरूर पहुंचेगा। यानी डुल्लू की बनाई रणनीति डोभाल के बनाए मास्टर प्लान पर चलकर अब आतंकियों का खात्मा होगा। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए जो तैयारियां की हैं, उन्हें देख भी दहशतगर्दों के प्राण सूख जाएंगे।
अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा में होगी। इसके लिए जरूरी ट्रुप्स और साजो सामान की समीक्षा भी इस बैठक में की जाएगी। साथ ही अमरनाथ यात्रा रूट पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए AI बेस्ड निगरानी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की जाएगी। इससे पहले गृह मंत्री ने शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर हुई समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में गृह मंत्रालय के कई अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP, CRPF के आला अधिकारी और इंटेलिजेंस ग्रेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। गृह मंत्री ने सभी अधिकारियों से सुरक्षा के इंतजाम को लेकर सवाल किए और फीडबैक लिया। अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ के लिए साधुओं ने जम्मू में डेरा डालना शुरू कर दिया है। 29 जून से शुरू होने जा रही पवित्र यात्रा के लिए जम्मू के कई मंदिरों में साधु जुटने लगे हैं। आस्थावानों के इस उत्साह की वजह भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी है। आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। पीर पंजाल के जंगलों में पनाह लेकर बैठे दहशतगर्दों के खिलाफ इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत दहशतगर्दों को दफन करने के साथ उनके मददगारों को भी सुरक्षा बलों ने शिनाख्त करनी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी हिस्से यानी पुंछ, राजौरी और रियासी इलाके की पहाड़ियों के घने जंगलों में पनाह लेने वाले आतंकियों की मदद पहुंचाने वाले ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान शुरू हो गई है। सेना के खुफिया सूत्रों की जानकारी बताती है कि OGW कश्मीर से ध्यान हटाने और आतंक की आग को जम्मू के इलाके की तरफ मोड़ने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने जम्मू को आतंकी टारगेट बनाने के ऑपरेशन को पीर पंजाल का नाम भी दे रखा है, क्योंकि फौज और सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ ऑपरेशन ने घाटी में आतंक की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। ऐसे में आतंकियों के इस इकोसिस्टम में घाटी में जिंदा रहना और अपना वजूद बचाए रखने में मुश्किल हो रही है। लिहाजा कई लेयर पर अपने ऑपरेशन में तब्दीली करके आतंकी आकाओं ने नया प्लान तैयार किया है। लेकिन जम्मू सीरियल अटैक के बाद टेरर प्लान का पर्दाफाश शुरू हो गया है। डोभाल और डुलू की जोड़ी अब आतंकियों और उनके आकाओं का संहार करने जा रही है। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में अजित डोभाल का ये कॉन्फिडेंस ही आतंकी आकाओं हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की मौत का सबब बन सकता है।